नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी की जो आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उनका सेट नंबर 7 करेंगे। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए पंचायती राज संबंधी क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे डिटेल्ड। ठीक है? इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ अगर आपको कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी की प्रैक्टिस सेट में हम लोग 175 क्वेश्चंस कर चुके थे और उसी के आगे शुरू करते हैं। 176 नंबर देखो, कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान, इसका लोगो क्या है? ये सबने देखा होगा, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है चश्मा, है ना? ये मैं बना नहीं पाया हूँ, आप लोग बना लीजिए इसको ठीक-ठाक तरीके से। चश्मा है, यहाँ पर लिखा है स्वच्छ और यहाँ पर लिखा है भारत। और ये जो लिंक है, दोनों मिरर्स को जो जोड़ता है, दोनों लेंसेज़ को जो जोड़ता है, वो है तिरंगा, ठीक है? और इसके ठीक नीचे लिखा है, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये इसकी टैगलाइन है। तो दौड़ता हुआ शेर तो है नहीं, झाड़ू भी नहीं है, चश्मा होगा, है ना? मैला ढोलती महिला भी नहीं है। अच्छा, यहाँ से आप 2-4 बातें समझो। स्वच्छ भारत मिशन को उठा लो, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, इसको उठा लो या इसी को आप कह सकते हो स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है? 2-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद कुछ बातें और हैं जो वो आपको भूलनी भी नहीं चाहिए, वो करंट से संबंधित हैं। तो मैं सारी बातें यहाँ पर एक-एक करके नोट करता हूँ और इनको आप एक जगह नोट करिए और बार-बार रिवाइज़ करिए। स्वच्छ भारत अभियान, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो आप बताओगे 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत होगी। ये जो अभियान है, यह मिशन ग्रामीण क्षेत्र को भी कवर करता है, साथ ही साथ शहरी क्षेत्र को भी कवर करता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह मिशन सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कवर करता है। शहरी क्षेत्रों को कवर करता है। तो इस तरह से ये लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य है, इस तरह से कथन बनाए जाते हैं आपके क्वेश्चन्स में। ऊपर लिखा होगा स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कथन नहीं है? तो एक उनमें से ऐसे डाल देगा कि यह मिशन केवल ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है, तो गलत हो जाएगा, है ना? यह मिशन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है। इस पर बहुत ये जो मैं कथन लिख रहा हूँ, यहाँ आपको खासा ध्यान रखना है। अच्छा, ये जब ग्रामीण क्षेत्र को कवर करता है, तो उसे कौन-सा मंत्रालय देखता है? और जब ये मिशन यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों को कवर किया जाता है, अर्थात शहरों की साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाता है, तो कौन-सा मंत्रालय रन कराता है इसे? दोनों अलग-अलग मंत्रालय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, जब इस मिशन को ये मिशन जो है स्वच्छ भारत मिशन, ये शहरी घटक कार्यान्वयन होता है, तब इसे कौन-सा मंत्रालय रन कराता है? ध्यान दीजिए। इस मिशन को या इस मिशन के लिए शहरी घटक का कार्यान्वयन कौन कराता है? तो आप बताओगे आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ठीक है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अब ज़रा आगे बढ़ो। ये तो शहरी निकाय हो गया। अब वहीं अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा-सा बदल दूँ, मैं कहूँ कि मुझे बताओ ग्रामीण घटक का कार्यान्वयन कौन कराता है? ग्रामीण घटक का कार्यान्वयन कौन-सा मंत्रालय करा रहा है? तो आप बताओगे जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। ठीक, यहाँ तक बात समझ में? ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कवर करता है। जब ग्रामीण क्षेत्र को कवर करता है, तो इसे ये मंत्रालय रन करा रहा है। इस मंत्रालय की खास योगदान रहता है। साथ ही साथ जब इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, तो फिर आवास और शहरी मामलों का रोल बढ़ जाता है। ठीक है? और इसका जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो क्या था? लक्ष्य था 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना। भारत को स्वच्छ बनाना, ये इसका टारगेट था, 2019 टारगेट किया गया। लेकिन 2019 आते-आते हालाँकि कुछ इसने लक्ष्य हासिल भी किए, स्वच्छ हुआ भी भारत। लेकिन कहीं न कहीं अब मंशा और बढ़ गई है सरकार की, या हम कहें जो आम नागरिक है उसकी भी मंशा बढ़ गई है। चूँकि जब सरकार ने लक्ष्य किया था, तो लक्ष्य किया था ओडीएफ को, ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे-वैसे अन्य तरह का जो प्रदूषण है, जो कचरा है, वो समाज में व्याप्त हो रहा है। जैसे मैं बात करूँ ठोस अपशिष्ट की, तरल अपशिष्ट की, है ना? तो अब ये जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान है, इसे और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये तो बातें पुरानी हो गई।
यहाँ से जो फैक्ट्स हो सकते हैं वो यही आप याद रखो। अब जो नई बातें हैं उन पर जरा गौर करो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को उठा लेता हूँ, चूंकि आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो ग्रामीण पर आप ज्यादा फोकस रखो। शहरी को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को उठाइए। शहरी को मैं डिस्कस करूंगा जब आर ओ का मैं बैच लॉन्च करूंगा, बैच नहीं मतलब यूट्यूब में ही जब पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पर आपको डिस्कस करूंगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बीपीओ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये 2014 से तो लॉन्च हुआ था, तो 2019 तक इसमें कुछ टारगेट रखा गया होगा, लेकिन अब टारगेट और बढ़ा दिया गया। तो उसे कहा जाता है, उसे रखा गया है चरण 2 में। तो चरण 2 कहां से कहां तक है? 2019 से लेकर 2025 तक। ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कहां से कहां तक एक्सटेंड किया गया है सरकार के द्वारा। इसमें कार्यावधि रखी गई है 2019 से 25 तक। क्या लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक। वित्त वर्ष 2024-25 ही तो होगा। 2024-25 तक ओडीएफ स्थिति बनाए रखना। बात समझना। देखो 2019 तक ओडीएफ स्थिति प्राप्त की जा चुकी है। अब 2019 से 25 का लक्ष्य क्या है कि 2024-25 तक ओडीएफ की स्थिति जो प्राप्त हो चुकी है उसे बनाए रखना। ऐसा ना हो कि जो गांव के लोग हैं वो फिर से खेतों में या अन्य खुली जगहों पर शौच आदि करने लगे। तो ओडीएफ की स्थिति बनी रहेगी। अच्छा ठीक है, ओडीएफ की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ इसमें कुछ चीजें और जोड़ी गई हैं, जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाएगा। और तीसरी बात क्या है? तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दृश्य स्वच्छता पर खासा ध्यान दिया जाएगा। इन चार चीजों पर, इन चार बातों पर मुख्यतया चरण 2 में फोकस किया जा रहा है। कौन कौन सी चार बातें हैं? ध्यान रखिएगा, ये बातें आपसे कथन में पूछी जा सकती हैं। चार बातें हैं, ओडीएफ की स्थिति बनाए रखेंगे 2024-25 तक। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी अब काम करना होगा चरण दूसरे में। तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी काम करना होगा और दृश्य स्वच्छता पर खासा ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, ठीक। अब यहाँ पर ठोस अपशिष्ट पर पूरा काम हो गया, तरल अपशिष्ट पर भी काम हो गया। यहाँ ओडीएफ फ्री है ये गांव, यानी कोई भी खुले में शौच नहीं करता है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर स्वच्छता नहीं है, जैसे हरियाली नहीं है ना। अ, और भी कई सारी बातें हैं, जैसे जो मानव बस्तियां हैं वो अव्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर दृश्य स्वच्छता पर खासा ध्यान रखा जाएगा कि एक व्यक्ति अगर दूर से ही इस गांव को देखे तो मनमोहक गांव दिखे इसे, ठीक है। तो ये जो चार बातें हैं, इन चार बातों पर मुख्यतः फोकस किया जा रहा है। अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि भाई 2019 से 25 तक अगर चरण दूसरा है तो कुछ ना कुछ रुपया आवंटित किया गया होगा इसके लिए। तो यहाँ से बातें याद रखो। स्वच्छ, मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कहाँ से कहाँ तक है? 2019 से लेकर 2025 तक, ठीक। इसके लिए आवंटित कितना रुपया किया गया है? आवंटित वित्त कितना है? आवंटित आवंटित वित्त कितना रुपया किया गया है? तो आप बताओगे 1.4 लाख करोड़ रुपए। ये अमाउंट याद रखना, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के लिए, जो कि 2019 से लेकर 2025 तक है, इसके लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए सरकार ने वित्त आवंटित किया है। यहाँ तक अब जरा एक बात और समझो यहाँ से। मान लीजिए ये कोई गांव है, ठीक है। ये है एक गांव, ये गांव है ओडीएफ फ्री। अब सरकार का मानना ये है कि ओडीएफ से काम नहीं चलेगा, अब ओडीएफ प्लस का दर्जा भी प्राप्त करना होगा। अब ये ओडीएफ प्लस का दर्जा क्या होता है? ओडीएफ प्लस में सरकार 3 भागों में गाँव को विभाजित करती है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। जो ओडीएफ प्लस का दर्जा होता है, ओडीएफ प्लस गाँवों में 3 श्रेणियाँ होंगी, 3 श्रेणियाँ होंगी। अच्छा, ये आप समझ पा रहे हो ओडीएफ क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त, ठीक है। तो ओडीएफ जो प्लस गाँव होंगे उनकी 3 श्रेणियाँ सरकार कहती है होंगी। सबसे पहला गाँव होगा आकांक्षी गाँव, आकांक्षी गाँव। मैं इनकी चर्चा करूँगा अभी कि ये कौन-कौन से, इनकी क्या-क्या वैरायटी होंगी। आकांक्षी गाँव किसे कहेंगे? एक होगा उन्नति गाँव और तीसरी जो गाँव की कैटेगरी होगी वो होगी मॉडल गाँव, ठीक। अब इनमें देखो जरा आकांक्षी गाँव की क्या-क्या स्थितियाँ होंगी, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आकांक्षी गाँव, आकांक्षी गाँव देखो, आकांक्षी गाँव की स्थिति क्या होगी? एक तो सबसे पहली स्थिति होगी जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस मिल चुका है गाँव को, वो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस बना रहे, यानी कि गाँव जो
ओडीएफ स्थिति पा चुका है, ओडीएफ स्थिति को, उस प्राप्त हुई ओडीएफ स्थिति को बनाए रखेगा। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है? ऐसा गांव जो आकांक्षी गांव है, उसमें वो ओडीएफ स्थिति तो बनाए रखेगा ही, साथ ही साथ इसके पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो। दो बातें समझ गए? ये कंडीशंस होनी चाहिए आकांक्षी गांव की। अब जरा मैं अभी आपको अंतर करके भी बताऊं, पहले आप उन्नति गांव को समझ लो। ऐसा गांव जिसको उन्नति गांव का दर्जा प्राप्त होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी? उसकी कंडीशन ये होगी, वही कंडीशन कौन सी, कि पहले तो ओडीएफ स्थिति प्राप्त रहे, खो न दे अपनी स्थिति। तो सबसे पहला, गांव जो ओडीएफ स्थिति प्राप्त कर चुका है, ओडीएफ स्थिति को बनाए रखेगा, को बनाए रखेगा। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या होगी? यहां पर जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, अपशिष्ट प्रबंधन की भी व्यवस्था हो, तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होगी। ठीक। अच्छा, ये तो उन्नति गांव हो गया। अब गांव आता है तीसरा, मैंने कौन सा बताया था आपको? उन्नति गांव हो गया, मॉडल गांव, है ना। देखो, तीसरा ले लो, मॉडल गांव। तो ये मॉडल गांव क्या होगा? वही कंडीशन, पहली कंडीशन लगभग तीनों में सेम रहेगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है? जो ओडीएफ स्थिति इसको प्राप्त हो चुकी थी, वो ओडीएफ स्थिति बनी रहेगी, ओडीएफ स्थिति बनाए रखेगा। ठीक है। हाँ, ऐसी स्थिति ना हो कि पता चला गांव मॉडल है और विनोद के तरीके निकल गया। तो खैर, विनोद को आप सब लोग जानते होंगे, है ना। दूसरी स्थिति में आप, मॉडल गांव हो गया, ओडीएफ स्थिति बनाए रखेगा, और दूसरी कंडीशन में क्या होगा? ठोस और तरल अपशिष्ट, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होगी। ठीक। तीसरी कंडीशन, ये मॉडल गांव है भाई, अब ये प्रेजेंट किया जाएगा अन्य गांवों के समक्ष कि भाई ऐसे गांव आप भी बनिए। प्रधानों को दिखाया जाएगा कि ये मॉडल गांव हो गया है, अब ऐसा ही गांव आप अपना भी बनाइए। तो मॉडल गांव में ओडीएफ की स्थिति बनी रहेगी, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होगी, साथ ही साथ दृश्य स्वच्छता का पालन होगा ऐसे गांव में, कि दिखने में बड़ा साफ लगे, मजा आ जाए देख के। दूसरा, न्यूनतम कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा होना चाहिए। पांचवी कंडीशन क्या होगी? जो सार्वजनिक स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल या सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक का ढेर ना हो, प्लास्टिक का ढेर ना हो। अब जरा यहां पर आओ, मैंने आपको इन तीनों में मैं अंतर बताता हूं, क्या है आकांक्षी गांव। देखो, तीनों की ये कंडीशन तो सेम है। पहली वाली, आकांक्षी गांव होगा तो वो ओडीएफ फ्री स्थिति अपनी बनाए रखेगा, उन्नति गांव होगा वो भी ओडीएफ फ्री स्थिति अपनी बनाए रखेगा, और मॉडल गांव होगा वो भी ओडीएफ स्थिति अपनी फ्री बनाए रखेगा। दूसरी कंडीशन में आओ, जो आकांक्षी गांव होगा उसके पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो। ये जो अपशिष्ट प्रबंधन है, इनमें से कोई भी अगर अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उस गांव में है, तो फिर वो गांव आकांक्षी गांव कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ अंतर, ठोस या फिर तरल, किसी में कोई अपशिष्ट प्रबंधन में से कोई एक व्यवस्था अगर है यहाँ पे, तो आकांक्षी गांव है। दूसरे में आओ, उन्नति गांव वो गांव होंगे जहां पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की भी व्यवस्था होगी और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की भी व्यवस्था होगी। बात समझ गए? उन्नति में और आकांक्षी में अंतर केवल इतना है, वहां पर या था इनमें से कोई एक, और यहाँ पर दोनों ही। अब आ जाओ मॉडल में। मॉडल में ये भी स्थिति होगी, ओडीएफ स्थिति बनाए रखेगा, और मॉडल गांव में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की भी व्यवस्था होगी, साथ ही साथ दृश्य स्वच्छता का ये सब पालन भी करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा मैंने बातें लिखी हैं, ये बातें ही अलग बनाती हैं किसी गांव को, कि वो गांव उन्नति गांव और आकांक्षी गांव से अलग हो सके। ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे एक मैं वेन डायग्राम आपको बताऊं, जैसे देखना ध्यान से, ये है आकांक्षी गांव। ठीक है, आकांक्षी गांव, ये रहा आकांक्षी गांव। इसके बाद आकांक्षी गांव ही उन्नति गांव भी बन सकता है, उन्नति गांव। और एक गांव मैंने और आपको बताया, गांव कौन सा है? वो है मॉडल गांव, मॉडल गांव।
यानी कि गाँव की अगर आप कैटेगरी देखोगे तो आकांक्षी गाँव पहले बनाया जाएगा उसे, फिर उसे प्रेरित किया जाएगा कि वो उन्नति गाँव की तरफ अग्रसित हो, फिर उसे प्रेरित किया जाएगा कि वो मॉडल गाँव बन सके। तो गाँव के विकास की क्या प्रक्रिया है? गाँव के विकास की एक ही प्रक्रिया है कि पहले आकांक्षी गाँव बनाओ, इसके बाद उसे उन्नति गाँव बनाइए, फिर उसे मॉडल गाँव बनाइए और जब मॉडल गाँव बन जाएगा, तो ये गाँव अपने आप में एक सुव्यवस्थित गाँव होगा। यही है मॉडल गाँव की परिकल्पना, ठीक है? यानी आप इसमें सिलॉक्स सेट कर सकते हो क्या? सभी उन्नति गाँव आकांक्षी गाँव नहीं हो सकते हैं। सभी आकांक्षी गाँव मॉडल गाँव हो सकते हैं। खैर ये सब रीज़निंग वाला पार्ट है। मैं ऐसे ही बता रहा था आपको। तो बात ये समझ पाए आप? है ना? आकांक्षी गाँव, उन्नति गाँव और फिर मॉडल गाँव। ये हो गए आपके गाँव की स्टेटस, गाँव का स्टेटस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। स्वच्छ भारत अभियान का लोगो क्या है? चश्मा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 177 में आओ। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? बताइए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 साल में क्या गठित करती है? राज्य वित्त आयोग नाबार्ड का गठन नहीं करता है, केंद्रीय वित्त आयोग का भी नहीं करता है, सीएसओ का भी नहीं करता है, यही करता है राज्य वित्त आयोग का गठन। वापस आओ जरा वित्त आयोग में, मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ वित्त आयोग से। देखो, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ठीक है? राज्य वित्त आयोग में 2-4 बातें आप याद रखो। सबसे पहली बात तो यही है कि संविधान में इसका वर्णन कहाँ पर है? रिवीजन करो हमारे साथ-साथ, मैंने कई बार आपको रिवाइज करवाया है। संविधान में इसका वर्णन है 243 आई और वाई में, ठीक है? राज्य वित्त आयोग का वर्णन तो वाई में नहीं है, लेकिन राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ नगरपालिका के लिए क्या-क्या काम करेगा, इनका वर्णन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में, ठीक? मैं इसकी बात आपसे करूँ, मुझे 2 बातें बता दो। कौन-कौन सी बातें? सबसे पहली बात कि इस वित्त आयोग की परिभाषा कहाँ पर है? रिवाइज़ करो, आप सबको पता होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ। और मुझे बताओ राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान कहाँ पर है? राज्य वित्त आयोग की परिभाषा कहाँ पर है? क्या आप बताओगे? राज्य वित्त आयोग की परिभाषा है आर्टिकल नहीं, धारा इसमें होगी, धारा 2 का जा। याद रखिएगा, प्रावधान कहाँ पर है? धारा 32 का में, ठीक है? दोनों बातें रिवाइज हो गई। 2 के जा में है राज्य वित्त आयोग की परिभाषा और 32 के का में है यहाँ पर आपकी प्रावधान, ठीक है? अच्छा, अब जरा यहाँ देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ राज्य वित्त आयोग की संरचना, ये कहाँ पर है? बता सकते हो आप? मैं अधिनियम 1947 की बात कर रहा हूँ। अधिनियम 1947 से मेरा सीधा सा आशय है पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम। इसकी कौन सी धारा है जहां पर राज्य वित्त आयोग की संरचना का प्रावधान है? बताइए। और एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, दूसरा क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ आपसे। मैं लिख रहा हूँ राज्य वित्त आयोग की संरचना के बारे में, ठीक है? संरचना में होता कौन-कौन है? एक तो होता है इसका अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग में और 2 होते हैं इसके सदस्य। अब क्वेश्चन ये आता है कि राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, ये त्यागपत्र किसे देते हैं? तो आप बताओगे, ये देते हैं राज्यपाल को। ये वर्णन अगर ये राज्यपाल को दे रहे हैं तो इसका वर्णन अधिनियम 1947 की किस धारा में लिखा है? बताइए। तो संरचना में ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे बता दो। पहले आप इस क्वेश्चन में आओ। राज्य वित्त आयोग की संरचना ये किस धारा में है? संरचना का मतलब है कि एक अध्यक्ष होता है और 2 इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है? ये संरचना कहाँ पर है? तो आप बताओगे ये है धारा 32 का 2। ये धारा याद रखिए। अब मैंने आपसे पूछा कि राज्य वित्त आयोग के 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य अगर ये पूरी की पूरी संरचना अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? राज्यपाल को देगा। इसका वर्णन कहाँ पर वर्णित है? तो आप बताओगे धारा 32 का 4। ये दोनों धाराएँ आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको एक रिवीजन और करवा दूँ। उत्तर प्रदेश में जो 5वां राज्य वित्त आयोग हुआ है, 5वां राज्य वित्त आयोग, इसने क्या सिफारिश दी है? जो राजस्व का बँटवारा होगा, राजस्व का बँटवारा, ये किस अनुपात में होना चाहिए? राजस्व का बँटवारा मैं पूरा ही लिख देता हूँ, किस अनुपात में होना चाहिए? किस अनुपात में होगा, ठीक है?
किस अनुपात में होगा? किनके मध्य? क्वेश्चन ये बनता है। तो जिला पंचायत के मध्य, क्षेत्र पंचायत के मध्य और ग्राम पंचायत के मध्य किस रेशियो में होगा? क्या बता सकते हो आप? ये होगा 15 अनुपात 15, 30 और ये 70। 15 अनुपात 70 के अनुपात में। तो ये सारी बातें आप याद रखो। मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। मैंने बोला राज्य वित्त आयोग। तो संविधान में कहाँ पर इसका वर्णन है? 243 के आई वाई में, आई और 243 के वाई में। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में अगर आपसे पूछा जाए राज्य वित्त आयोग की परिभाषा कहाँ पे है, तो आप बताओगे धारा 2 के जाके जा में। प्रावधान कहाँ पर है? राज्य वित्त आयोग के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन कहाँ पे है? कौन सी धारा है? 32 का कहा। वहीं राज्य वित्त आयोग की अगर संरचना के बारे में आपसे पूछे कि कौन कौन होता है, तो एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। संरचना का वर्णन है कहाँ पे? अधिनियम 1947 की किस धारा में है? आप बताओगे 32 के खा के 2 में। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि संरचना अगर त्यागपत्र देना चाहे, अगर अध्यक्ष या सदस्य त्यागपत्र देना चाहे, तो किसे देंगे? राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को संबोधित करके देंगे। और ये अधिनियम 1947 में कहाँ लिखा है? तो धारा 32 के का के चौथे। ठीक है, यहाँ तक वापस आओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट देखो 178। 178 नंबर क्या कह रहा है? गौर करिए। 178 नंबर कह रहा है आपसे ग्राम पंचायत के वित्तीय कार्य क्या है? तो बताओ भाई। कर और शुल्क लगाना ये वित्तीय कार्य है? हाँ बिल्कुल है ग्राम पंचायत का। समेकित राज्य निधि से पंचायत को सहायता अनुदान देना? नहीं, ये गलत है। ये ग्राम पंचायत का काम थोड़ी ना। ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये सारे गलत। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, ग्राम पंचायत के वित्तीय कार्य। इसमें ग्राम पंचायत के वित्तीय कार्यों में मुझे एक धारा बता दो। ग्राम पंचायत के वित्तीय कार्यों में एक तो मुझे आर्टिकल बताओ, संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो है 243 का एच। क्या है इसमें? करों का अधिरोपण। करों का अधिरोपण। ठीक है। और अधिनियम 1947 में कौन सी धारा है जो करों की बात करता है? धारा है 37। इसमें क्या है? इसमें है ग्राम पंचायतों के द्वारा करों और शुल्कों का आरोपण। ठीक, ये दोनों धाराएं आप याद रखो। वापस आओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो 179। ग्राम पंचायत द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? बताइए भाई। स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है, सीमा शुल्क तो लगाया नहीं जाता है, आयकर भी नहीं लगाया जाता है, निगम कर भी नहीं लगाया जाता है। स्थानीय मेलों पर ही कर लगाया जाता है इसमें। अच्छा मुझे ये बताओ। चलो स्थानीय, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे आप ये बता दो कि ग्राम पंचायतें जो कर लगाती हैं वो किस धारा के तहत लगाती हैं? अभी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ। मुझे बताओ जिला पंचायतें कर किस धारा के तहत लगाती हैं? बताओ। जिला पंचायत का करारोपण। जिला पंचायत का करारोपण निर्देश देने का संकल्प, इसका वर्णन कहाँ पर है? अधिनियम मैं बात कर रहा हूँ 1961 की, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वाला अधिनियम। इसके किस धारा में हमें देखने को मिलता है? कौन सी धारा है? एक मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, मुझे बताओ। क्षेत्र पंचायत के द्वारा करारोपण। करारोपण, इसका वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? किस धारा में देखने को मिलेगा? एक क्वेश्चन और बता दो। ग्राम पंचायत के द्वारा करारोपण, इसका वर्णन आपको किस धारा में देखने को मिलेगा? ये बात हो रही है 1961 की, यहां से यहां तक। और अब यहां बात होगी अधिनियम 1947 की। धारा यहां पर कौन सी है? आप बताओगे 127। जिला पंचायत का करारोपण निर्देश देने का संकल्प, ये कहां पर वर्णित है? 127 में। वहीं आपसे पूछा जाए क्षेत्र पंचायत के द्वारा करारोपण, ये कहां पर है? तो आप बताओगे धारा 131 का। याद रखिएगा, मैं अलग लिख देता हूं। धारा 131 का 131 का। ठीक है। और ग्राम पंचायत के द्वारा करारोपण ये कहाँ पर है? अधिनियम 1947 के तहत। आप बताओगे धारा 37। सारी बातें क्लियर हो गई? वापस। तो 179 का पहला सही हो जाएगा। ठीक है। 180 में आओ। क्या कह रहा है? पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए। प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान। हाँ ये ठीक है। प्रांतीय सरकार से अनुदान प्राप्त करता है। भू राजस्व की धनराशि के अनुसार पंचायत कर। हाँ ठीक है। विभिन्न मनोरंजन के कार्यों से संबंधित मनोरंजन कर। ये भी ठीक है, ऊपर एक सब हो जाएगा। पंचायतों के आय के प्रमुख स्रोत कौन है? ये सारे के सारे पंचायतों के आय के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। अब जरा मैं आपको रिवाइज करवा दूं थोड़ा सा। पंचायतों के आय के प्रमुख स्रोत। पंचायतों के या पंचायतों की आय के स्रोत। देखो कौन कौन से स्रोत हैं। सबसे पहला, यहाँ से इन इन जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, यहाँ आप नजर बना के रखिएगा। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो राज्य सरकार है वो पंचायतों को अनुदान देती है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार
ऋण या फिर अनुदान देगा। ठीक। दूसरी बात क्या है, एक आर्टिकल है 243 का आई। ये क्या कहता है? ये कहता है जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य द्वारा पंचायतों को आवंटित धनराशि। ठीक। तो राज्य द्वारा राज्य वित्त आयोग जब सिफारिश करेगा तो राज्य सरकारें पंचायतों को आय देंगी। तो ये भी एक तरह से पंचायतों की आय का स्रोत हो गया। अच्छा, एक आर्टिकल आप और याद रखिए, कौन सा है? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 का तीसरे का बी, ये याद रखिए। ये क्या कहता है? ये कहता है पंचायतों में, लिख लो, पंचायतों में संसाधनों की पूर्ति के लिए वित्त आयोग, कौन सा? केंद्र वाला मैं बात कर रहा हूं आपको। वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। और राष्ट्रपति को पंचायती सिफारिश करे, वित्त आयोग सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति से कहेगा कि आप केंद्र सरकार को आदेश दो कि वो राज्य सरकार को पैसा भेजे और फिर वो राज्य सरकार ग्राम निधि में पैसा भेजे ताकि ग्राम पंचायतों का उन्नयन हो सके। ठीक है? तो ये आर्टिकल भी याद रखो, इस तरह से भी पंचायतों के पास पैसा आता है। ठीक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों के लिए सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को भूलना नहीं है। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा भी जा चुका है और आपके वीपीओ के लिए काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ठीक है? हाँ। अच्छा, अब कैसे पैसा आएगा? ये 3 कारण तो हो गए। कौन-कौन से? राज्य सरकारें ऋण दे देती हैं पंचायतों को, राज्य वित्त आयोग सिफारिश कर देता है राज्य को कि भाई इतना रुपया दे दो, और केंद्र वित्त आयोग भी सिफारिश कर दिया राष्ट्रपति से कि भाई आदेश दो राज्य केंद्र सरकार को, फिर केंद्र सरकार पैसा भेजेगी राज्य सरकार को, फिर राज्य सरकार भेजेगा ग्राम निधि में पैसा, अर्थात ग्राम पंचायतों को देगा। ये कारण तो हो गए 4। अच्छा, अब कौन से कारण हो सकते हैं जहाँ से पैसा आएगा राज्य के पास, पंचायतों के पास? ठीक। तो अब चौथा, 5वां सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है, पंचायतें स्वयं कर लगा सकती हैं। कर वसूलने में सक्षम हो, लेकिन कर वसूलने में सक्षम हो या ना हो, ये पूरी तरह से निर्भर करता है राज्य सरकार के पास या राज्य सरकार के ऊपर। पंचायतें कर वसूलने में सक्षम हो, इसके लिए कानून भी कौन बनाता है या इन्हें अधिकार भी कौन देता है? वो देता है राज्य सरकार। तो ध्यान दीजिएगा, पंचायतें कर वसूलने में सक्षम हो, इसके लिए इसके लिए नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? नियम बनाने का अधिकार राज्य का होगा, राज्य का होता है। ठीक है? राज्य का होता है। आपसे अगर ऑप्शन में ऐसे दे कि कर वसूलने, पंचायतें कर वसूल सकें, इसके लिए नियम कौन बनाता है? ऑप्शन में हो विधानमंडल, संसद, राज्यपाल या फिर वगैरह वगैरह, तो विधानमंडल चूज करिएगा। ठीक है? राज्य या फिर विधानमंडल। ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात और समझो, पंचायतों के पास पैसा और कहां से आता है? एक धारा है अधिनियम 1947 में, धारा है 47, ओ सॉरी 37, 37। ये क्या कहती है? ये कहती है कि ग्राम पंचायतें कर, शुल्क, फीस वसूल सकती हैं या लगा सकती हैं। लगाने का अधिकार। तो कर, शुल्क, फीस लगाने का अधिकार, ये सब कौन-सी धारा इनको अधिकार दे रही है ग्राम पंचायतों को? अधिनियम 1947 की धारा 37। और इसके एवज में पंचायतों के पास पैसा भी आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, चलचित्र के लिए अगर ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई मनोरंजन कार्य करता है, तो ₹5 के हिसाब से वसूलते हैं ग्राम पंचायतें। अगर पशु वगैरह का वहाँ काम होता है, बाँधते हैं उनकी ज़मीन पर, तो ₹3 के हिसाब से, ₹3 प्रति पशु प्रति वर्ष के हिसाब से वसूलते हैं। वाहन आदि खड़ा करते हैं या यूज़ करते हैं ग्राम पंचायतों का, तो ₹6 प्रति वाहन, प्रति वर्ष के हिसाब से वसूला जाता है पंचायतों के द्वारा। ठीक है? तो इस प्रकार से पैसा पंचायतों के पास आता है और फिर पंचायतें उस पैसे का इस्तेमाल अपने ही क्षेत्र के विकास के लिए करती हैं। ठीक है यहाँ तक? तो ये कुछ बातें हैं पंचायतों के विकास के लिए। पंचायतों के पास वित्त कहाँ से आता है, ये सारी बातें मैंने आपको एक जगह बता दी। ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखो, 181, किस वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-22 से 25-26 के दौरान पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए सशर्त अनुदान दिया गया है? बताइए। ये क्वेश्चन है काफी इजी और आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हो। तुक्का ये लगा सकते हो 2021 से लेकर 25-26 के दौरान पूछ रहा है।
तो आँख बंद करके आप 15वां वित्त आयोग लगा सकते हो, ठीक है? लेकिन इतना ईज़ी क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्ज़ाम में, जिस हिसाब से ये दिया है। 1.42 लाख करोड़ रुपए सशर्त अनुदान दिया गया है। यहाँ से आप क्वेश्चन में थोड़ा-सा समझो। मैं बात 15वें वित्त आयोग की कर रहा हूँ। देखो 15th वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, ठीक है? 15वां वित्त आयोग इसने रूरल लोकल बॉडी को कितना रुपया दिया? रूरल लोकल बॉडी को कितना रुपया दिया? मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ रूरल लोकल बॉडी ने कितना रुपया दिया, कब से कब तक? मैं टोटल 2021 से 21-22 से लेकर 2025-26 तक की आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ 15वें वित्त आयोग ने, मैं रूरल लोकल बॉडी की बात कर रहा हूँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पंचायती राज का मतलब जो रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी दोनों मिला के होती है, ठीक है? इनको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। तो मैं कंप्लीटली स्थानीय स्वशासन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं अर्बन लोकल बॉडी की बात कर रहा हूँ। मैं केवल और केवल अभी उठा रहा हूँ रूरल लोकल बॉडी, ठीक? रूरल लोकल बॉडी को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कितना रुपया दिया गया? इन्हें दिया गया है 236805 करोड़ रुपए। ये फिगर याद रखिएगा। फिर से समझ लो, रूरल लोकल बॉडी को 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से लेकर 2025-26 जो इसकी कार्यावधि है 15वें वित्त आयोग की, टोटल कितना रुपया आवंटित किया है? 236805 करोड़ रुपए, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? 2,36,805 करोड़ रुपए। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब जरा अगर आपसे ईयर वाइज़ या वित्त वर्ष के हिसाब से पूछ ले, तब आप क्या कहोगे? देखो 2021-2022 में अगर आपसे केवल और केवल इतना पूछे कि 15वें वित्त आयोग ने रूरल लोकल बॉडी को वित्त वर्ष 2021-22 में कितना रुपया आवंटित किया, आप क्या बताओगे? आप बताओगे 1901 करोड़ रुपए, ठीक है? पॉइंट्स पर ध्यान देना। अब जरा अगले वित्त वर्ष में आओ, 2022-2023 में रूरल लोकल बॉडी को कितना रुपया आवंटित किया गया था? आप बताओगे 46513 करोड़ रुपए। वहीं 2023 हो गया, अब 23 से 24 आ जाओ। 2023-2024 के लिए कितना रुपया आवंटित किया था? 2023-24 के लिए किया था 47018 करोड़ रुपए। 2024-25 के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 2024-25 के लिए आवंटित किया गया है 49800 करोड़ रुपए। 49800 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ 2025 और 26 के लिए कितना रुपया दिया गया है? तो आप बताओगे 48573 करोड़ रुपए, ठीक? अब अगर आपसे पूछे कि मुझे बता दो टोटल कितना रुपया दिया गया 2021-22 से लेकर 25-26 तक, तो टोटल अभी मैंने आपको कितना बोला था? 2-3 3 दूना 6 805 करोड़ रुपए। इतना रुपया टोटल दिया गया है। वही तो मैंने यहाँ लिखा था कि रूरल लोकल बॉडी को 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 तक टोटल कितना रुपया दिया है ये। अगर आपसे अलग-अलग भी पूछे तो आप इस फिगर को भूलिएगा नहीं। और संभावना है कि जो वित्त वर्ष निकल चुका है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जो वित्त वर्ष चल रहा है अभी हाल ही में 2024-25, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग ने 2024-25 के लिए अ, कितना रुपया रूरल लोकल बॉडी को आवंटित किया? तो 49,800, ठीक है? 49,800 करोड़ रुपए, इतना रुपया आवंटित किया, और टोटल अगर पूरा पूछे तो 236805 करोड़ रुपए। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अब जरा एक बात और समझो। बात ये है कि एक प्रकार से 15वां वित्त आयोग अनुदान देता है, उसे कहा जाता है सशर्त अनुदान और बिना शर्त का अनुदान। उसे आप अनटाइड ग्रांट भी कह सकते हो और टाइड ग्रांट भी कह सकते हो। जो अनटाइड ग्रांट होता है, बिना शर्त का जो अनुदान होता है वो, और जो शर्त वाला अनुदान होता है, सशर्त अनुदान, उसमें 40 और 60 का रेशियो होता है, ठीक है? तो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि सशर्त अनुदान कितना रुपया दिया गया है? यही तो पूछा है, सशर्त। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि अनटाइड ग्रांट ये कितना दिया गया है रूरल लोकल बॉडीज को 15वें वित्त आयोग के द्वारा, और फिर आपसे अगर पूछे कि बताओ टाइड ग्रांट कितना दिया गया है रूरल लोकल बॉडीज को, तो क्या बताओगे आप? अनटाइड ग्रांट दिया गया है, इसे याद रखना, 94721 करोड़ रुपए, ठीक? टाइड ग्रांट कितना दिया गया है? आप बताओगे 142084 करोड़ रुपए। इसे ही कहते हैं 1.42, ठीक है? इसे ही कहा जाएगा 1.42 लाख, यही तो हुआ।
कितना आप बोलोगे इसको? 1,42,084 करोड़ रुपए, इतना ही बोलोगे? जो भी हो आप देख लेना। इसको आपको 1.42 लाख रुपए भी लिख सकते हो, ठीक है? अब यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना। अनटाइड ग्रांट टोटल कितना है? इतना है। टाइड ग्रांट कितना है? 142084 करोड़ रुपए, इतना। अगर आपसे पूछा जाए कि अनटाइड ग्रांट और टाइड ग्रांट कितना कितना है, अगर मैं टोटल ग्रांट 100% मानूं, तो उसमें जो अनटाइड ग्रांट होता है वो होता है 40%। 60 नहीं होता है, ये होता है 40%, है ना? जस्ट वेट। ये होता है 40%। और अगर आपसे पूछा जाए कि टाइड ग्रांट कितना होता है, तो ये होता है 60%। याद रखिएगा ये सारी बातें, फिर से समझ लो एक बार। 15वां वित्त आयोग ने रूरल लोकल बॉडी को 2021-22 से लेकर 25-26 तक कितना रुपया टोटल दे दिया है? तो इसे याद रखना आप, 2,36,805 करोड़ रुपए। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जब वित्त आयोग शुरू हुआ था 2021-22 में, तब कितना रुपया, केवल रूरल लोकल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, कितना रुपया आवंटित किया था? इतना। 4902 नहीं, ये एक है, ठीक है? 2022-23 में कितना रुपया आवंटित किया था? इस फिगर को याद रखो। 23-24 में कितना रुपया आवंटित किया था? इस फिगर को याद रखो, और ये फिगर आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना, क्योंकि वित्त वर्ष ये वाला अभी अभी निकला है। वहीं जो चल रहा है वित्त वर्ष, इसको भी आप याद रखोगे। तो 2024-25 वित्त वर्ष के लिए कितना रुपया आवंटित किया था? 49,800 करोड़ रुपए। और जो आने वाला वित्त वर्ष है उसके लिए इतना। और टोटल कितना रुपया आवंटित किया है 5 सालों के लिए? तो इतना रुपया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अनटाइड ग्रांट के रूप में रूरल लोकल बॉडी को कितना रुपया दिया गया है, तो आप बताओगे 94,721 करोड़ रुपए। टाइड ग्रांट के रूप में कितना दिया गया है? तो 1,42,084 करोड़ रुपए। अनटाइड ग्रांट और टाइड ग्रांट में रेशियो क्या होता है? तो 40-60 का रेशियो होता है, या फिर 40% और 60% का। ठीक है, यहाँ तक वापस आ जाओ। तो 181 का सही उत्तर तो आपको पता ही होगा, है ना? 15वां हो जाएगा। 182 में आओ। 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए आरएलबी, रूरल लोकल बॉडी से कहा जाएगा, ठीक है? या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसे कहा जाएगा, पीआरआई के लिए कितने करोड़ रुपए की सिफारिश की है? बता सकते हो आप मुझे? क्या बता सकते हो? अभी मैंने आपको पीछे बताया था। क्या बताया था? वापस आओ जरा। मैंने अभी-अभी आपको बताया था कि 236805 करोड़ रुपए टोटल दिया गया है। 236805 करोड़ रुपए। कहाँ पर लिखा है? 236805 करोड़ रुपए, यही हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 183। कौन सा ईंधन है जिससे पंचायती राज संस्थाओं के विकास का इंजन चलता है? कौन सा ईंधन है यार? रुपया जब तक नहीं दोगे तब तक कुछ थोड़ी होगा। वित्त है ना? पैसा ही है सब कुछ। पैसा ही है। आप भी वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, वीपीओ में अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या आप करोगे? नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। तो विकास का इंजन कौन है? यही है, वित्त। पैसा बांटिए। नेक्स्ट देखो 184। ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए सिफारिशें किस वित्त आयोग से शुरू हुई थी? ग्रामीण स्थानीय निकायों से अधिकार हस्तांतरण के लिए सिफारिशें किस वित्त आयोग से शुरू हुई थी? क्या बता सकते हो आप? अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन है, इसको जरा फिर से पढ़ो। ध्यान देना, कह रहा है ग्रामीण स्थानीय निकायों के अधिकार को हस्तांतरित करने के लिए सिफारिशें किस वित्त आयोग से शुरू हुई थी? तो कौन सा वित्त आयोग होगा जहां से शुरू हुई होंगी? तो पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अस्तित्व में कब आए थे? अस्तित्व में आए थे 1994-95 से, है ना? 1992 में एक्ट आया था, और 1993-94 से ये अस्तित्व में आए थे। तो अब एक बात बताओ, इस समय जो वित्त आयोग होगा, फाइनेंस कमीशन, उस फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि वो पंचायतों को वित्त आवंटित करे, इनके अधिकारों पर बात करे, ठीक है? क्योंकि इससे पहले जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर कोई ध्यान नहीं देता था। राज्य सरकारें भी ध्यान नहीं देती थी। राज्य सरकारें तो यहाँ तक करती थी कि आज चुनाव हुआ पता चला, फिर इसके बाद 10 साल बाद चुनाव होगा। लेकिन जब से इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो भी काम है, वित्त आवंटन हो या चुनावी प्रक्रियाएँ हों या फिर अन्य काम हों, वो सही सलामत तरीके से चल रहे हैं। एक हम कहें एक प्रगति का रास्ता इन्होंने अपना लिया है। तो अब ये बताइए, इस समय कौन-सा वित्त आयोग था? इस समय था 10वां वित्त आयोग। अब 10वें वित्त आयोग से 2-4 बातें हैं, जो आप इनको याद रखोगे। याद रखोगे तो अच्छी बात है ना? जो 10वां वित्त आयोग है, देखो, 10वें वित्त आयोग में बस 3 ही बातें मुझे बता दो। एक तो इनका मुझे बता दो अध्यक्ष, एक तो मुझे बता दो 10वें वित्त आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, नियुक्ति वर्ष कब है, और मुझे बता दो 10वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। रिपोर्ट इसने कब पेश की या रिपोर्ट कब जमा की, और 10वें वित्त आयोग को कब लागू कर दिया गया, या हम कहें इसका क्रियान्वयन वर्ष क्या रहा? बता सकते हो? वित्त आयोग के 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है?
रिवाइज करो इनको। केसी पंत है, इसने रिपोर्ट, इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 1992 में। रिपोर्ट कब जमा की? 1994 में। और इसका क्रियान्वयन का वर्ष क्या है? 1995 से सन 2000। ये बात याद। 10वें वित्त आयोग को कब से क्रियान्वित किया गया, या इसकी सिफारिशों को कब लागू किया गया? 1995 से 2000 तक। ठीक, वापस आ जाओ। सही उत्तर हो जाएगा 10वां। नेक्स्ट देखो 185। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतें कर और शुल्क वसूलने के लिए अधिकृत हैं? किस अनुच्छेद के तहत हैं पंचायतें शुल्क और कर वसूलने के लिए अधिकृत? ये पूछ रहा है आपसे। इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा। 243 का पंचायतें कर वसूल सकती हैं, 243 का एच है। क्या है इसमें? पंचायतों की करारोपण की शक्ति। ठीक है। 243 के एम में बता सकते हो क्या है? 243 के एम में है कुछ मामलों में इस भाग का लागू न होना। और 243 के जेड में क्या है? 243 के जेड में है नगर पालिकाओं के लेखा का अंकेक्षण। अंकेक्षण, पंचायती राज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नगर पालिकाओं के लेखाओं का अंकेक्षण। यहाँ पर 243 के जेड में। ठीक है। और बाकी 370 के बारे में पता ही होगा आपको, अमित शाह के बारे में। ठीक है। तो 185 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 243 का एच। नेक्स्ट देखो 186। किस अनुसूची के अनुसार कृषि को पंचायतों को दिए गए 29 विषयों में शामिल किया गया है? क्या बता सकते हो? 11वीं अनुसूची होनी चाहिए, इसमें है 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में कितने हैं? इसमें 18 विषय। ठीक है। 187 में आ जाओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से कौन से कृत्यों को संपादन करती है? कौन से कृत्यों का संपादन करती है? आओ जरा समझो। सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारे वृक्षारोपण पर्यवेक्षण करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास करेगा। ये भी सही है। लघु उद्योगों के विकास में सहायता करेगा। हाँ ठीक है। उपर्युक्त सभी सारे के सारे सही हो जाएंगे आपके। अब मैं आपको यहाँ पर दो चार बातें बता दूं जो आपके ग्राम पंचायत के लिए महत्वपूर्ण है। चलो देखो, एक मिनट, प्रश्न जरा फिर से मैं पढ़ लूं। ग्राम पंचायत के कृत्य की बात हो रही है। हाँ आ जाओ। ग्राम पंचायत के कृत्य। ग्राम पंचायत के कृत्य। ठीक है। मुझे बताओ ग्राम पंचायत के कृत्य सबसे पहले अधिनियम 1947 की कौन सी धारा में है? तो आप बताओगे धारा है 15। यहाँ पर है ग्राम पंचायत के कृत्य। मुझे बताओ टोटल कृत्य हैं कितने धारा 15 में? टोटल कार्य कितने हैं या टोटल कृत्य कितने हैं? आप बताओगे 30। ठीक है। कंफ्यूज मत होना, किताबों में अलग अलग लिखा है। आप संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की जो अ, वो पीडीएफ है उसमें 30 दिए गए हैं। अच्छा अब जरा एक बात और समझो। धारा 15 का इसमें क्या है? एक मैं धारा और लिख रहा हूं, धारा 16। इसमें क्या है? ये दोनों ही महत्वपूर्ण है धाराएं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले धारा 15 की कानून। धारा का 15 का क्या कहता है? इसमें कहा जाता है ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए पंचायत क्षेत्र के लिए योजना तैयार करेंगी। योजना तैयार करेगी। और ध्यान ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए योजना तैयार करेगी। और ये योजना तैयार करके भेजेंगी कहाँ? सबसे बड़ी बात, ये पंचायत क्षेत्र को प्रेषित करेंगी। ये जो इनके निकटतम पंचायत क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत क्षेत्र को प्रेषित करेंगी। ये बात याद रखें। ग्राम पंचायतें प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए योजना तैयार करेंगी। ये कहाँ पर वर्णित है? आप बताओगे 15 के का में। और फिर उस योजना को संबंधित पंचायत क्षेत्र को ये प्रेषित करेंगे। आप इसमें आओ धारा 16 में। धारा 16 में। ठीक। धारा 16 में क्या वर्णन है? इसमें साफ साफ लिखा है ऐसे कृत्य जो किसी ग्राम पंचायत को समनुदेशित किए जाएं। समनुदेशित किए जाएं यानी अनुदेशित किए जाएं। ठीक है। अच्छा अब ये कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? प्रश्न तो ये भी बनता है कि ऐसे कृत्य जो किसी ग्राम पंचायत को समुद्देशित किए जाएं, लेकिन विधि बनाकर समुद्देशित किए जाएंगे। लेकिन कौन कौन से कृत्य होंगे? कौन से कृत्य हैं जो समुद्देशित किए जा सकते हैं? तो इसके बारे में भी इस धारा में वर्णन मिलता है। तो सबसे पहला कौन सा कृत्य होगा? ध्यान रखिएगा, पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था
और उसका अनुरक्षण करना। अनुरक्षण करना। मान लीजिए कोई पंचायत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई फॉरेस्ट कवर है, ठीक है? उसकी व्यवस्था करना किसी वन क्षेत्र की और उसका अनुरक्षण करना, ये सारा का सारा पंचायत क्षेत्र का ही काम होगा, ग्राम पंचायत का ही काम होगा, ठीक है? दूसरा, ग्राम पंचायत का कार्य ये समुपदेशित किया जाएगा। दूसरा इसका काम क्या हो सकता है? कौन सा काम समुपदेशित किया जा सकता है? जैसे कोई पंचायत क्षेत्र है, मान लीजिए पंचायत क्षेत्र है, तो इस पंचायत क्षेत्र की भूमि के भीतर पंचायत क्षेत्र की भूमि के भीतर स्थित सरकार की बंजर पड़ी भूमि और चरागाह भूमि, साथ ही साथ कोई ऐसी भूमि जो खाली हो, खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था करेगा, ठीक है? भूमि की व्यवस्था करेगा। अब आप बात समझ पा रहे हो कि मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है, इस पंचायत में अगर कोई फॉरेस्ट कवर है, तो इसका अनुरक्षण करेगा ग्राम पंचायत, ये इसकी ज़िम्मेदारी होगी। अगर कोई सरकार की भूमि है, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, वो बंजर पड़ी है, चरागाह भूमि है, सरकार की खाली पड़ी भूमि है, तो उसकी भी व्यवस्था करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। और ये सारा का सारा वर्णन कहाँ मिलता है? धारा 16 में। और तीसरी खास बात याद रखना, किसी कर या भू राजस्व का संग्रह, भू राजस्व का संग्रह और संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण, अभिलेखों का अनुरक्षण करने का अधिकार ये भी किसके पास होगा? ग्राम पंचायत के पास। तो ये 3 हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए, कृत्य जो किसी ग्राम पंचायत को समुपदेशित किए जाएँ, वो कृत्य कौन-कौन से हैं? सबसे पहला कृत्य, पंचायत क्षेत्र में स्थित अगर कोई वन है, तो उसकी व्यवस्था और अनुरक्षण करना ग्राम पंचायत का काम है। पंचायत क्षेत्र के भीतर अगर कोई भूमि है, तो वो अगर सरकार की है, बंजर पड़ी है, चरागाह भूमि है, कोई खाली पड़ी भूमि है, तो उसकी व्यवस्था करना भी पंचायत का काम है। किसी कोई कर है, भू राजस्व है, उसका संग्रह करना और अभिलेखों का अनुरक्षण करना, ये सारा का सारा काम इसी का है, पंचायत का, ठीक? और यहाँ से आप क्या याद रखोगे? ग्राम पंचायत के कृत्य कहाँ पर हैं? धारा 15 में है और टोटल कृत्य हैं कितने? 30। ग्राम पंचायतें प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए योजना तैयार करेंगी। इसका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? 15 के का में। बात समझ पाए? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन 187 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। 188 में आओ, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें निम्नलिखित में से कौन से कृत्यों का संपादन करती हैं? तो अभी मैंने बताया था ग्राम पंचायतों के पास 30 कृत्य हैं, धारा 15 के अधीन। तो कुटीर उद्योग की प्रोन्नति भी है, ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी है, ग्रामीण कला और शिल्पकारों की प्रोन्नति भी है, ये सारे के सारे। 189 में आओ, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों को समनुदेशित किए जा सकते हैं? अभी-अभी मैंने आपको बताया धारा 16। पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही है। मैंने पहला नंबर बताया था आपको। पंचायत क्षेत्र के अंदर किसी सरकार की बंजर पड़ी भूमि की व्यवस्था करना, ये भी ठीक है। किसी कर या भू राजस्व का संग्रह करना और संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करना, ये सारे के सारे सही है ना? मैंने अभी आपको बताया था ये पॉइंट्स यहाँ पर इनको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 189 का चौथा। 190 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश में भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर तो आपको पता होगा, प्रधान होता है। लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा उत्तर और चाहिए और आशा करता हूँ इनके उत्तर आप दोगे। मैं यहाँ पर प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक? मुझे बताओ, भूमि प्रबंधक समिति, ठीक है? भूमि प्रबंधक समिति। यहाँ से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुझे बताना। सबसे मैंने पहला प्रश्न पूछा कि मुझे बताओ, भूमि प्रबंधक जो समिति होती है, इसकी परिभाषा कहाँ पर है? बताओ मुझे। भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना कहाँ पर है? बताइए मुझे। फिर मैंने आपसे पूछा भूमि प्रबंधक समिति के कार्य कहाँ पर हैं? मुझे बताओ। तो आप क्या बताओगे? मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की। 1947 में कौन-सी धारा है? धारा है 2 का भा। स्थापना कहाँ पर है? 28 के का में और कार्य कहाँ पर है? 28 के खा में। ठीक है यहाँ तक बात समझ पाए? और 28 के गा में याद रखिएगा कि वहाँ पर वर्णित है कोई भी जो भूमि प्रबंधक समिति का सदस्य होता है या फिर अधिकारी होते हैं, वो लाभ के पात्र नहीं होंगे अगर वो भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य हैं। ठीक, पट्टा वगैरह के दौरान। तो खैर, ये धाराएँ हैं जो आप याद रखो। उत्तर प्रदेश में भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है प्रधान। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, ये लेखपाल क्या होता है? ये भूमि प्रबंधक समिति का मंत्री होता है या हम कहें भूमि प्रबंधक समिति का सचिव होता है, ठीक है? और ये ग्राम पंचायत का सचिव होता है। वापस आओ 191 में। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के द्वारा संगठित किसी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? यहाँ से आप 3-4 बातें याद रखो।
ग्राम पंचायत के द्वारा संगठित कोई समिति होती है, उसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? टोटल मेंबर्स होते हैं 7। ठीक। अब जरा मैं 2-4 बातें आपको लिख देता हूँ एक ही जगह, ताकि आप कंफ्यूज मत हो। मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की, 1947 में बना था। मैं इसकी बात कर रहा हूँ और इसमें मैं एक धारा लिख रहा हूँ, धारा है 29। ठीक है? क्या है इसमें? इसमें वर्णन है समितियों के बारे में, समितियों के बारे में। और इसमें साफ-साफ कहा गया है कि ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के संपादन के लिए समितियों का गठन करेगा, का गठन करेगा। ठीक? यहां से एक बात समझो, ग्राम पंचायत समितियों का गठन करेगा। इन समितियों में एक होगा सभापति और 6 होंगे सदस्य। टोटल हो जाएंगे 7 सदस्य। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा 7। वापस आओ फिर से। अब मैं एक अलग से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक धारा और आपने रट रखी होगी, धारा 30। क्या है इसमें? इसमें है संयुक्त समिति के बारे में। तो ये दोनों धाराएं याद रखो। धारा 29 में समितियां हैं और 30 में है संयुक्त समिति। ठीक है? एक बात और समझो यहाँ से। 1 मिनट रुको जरा। ये क्या बात थी? सभापति के साथ 7 सदस्य। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ही आपसे पूछता हूँ। मुझे बताओ, यदि ग्राम पंचायत में अगर आबादी 3000 से ज़्यादा है, तो सदस्य कितने होंगे? सदस्यों की संख्या कितनी होगी? इसका मुझे उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वापस आओ अपने क्वेश्चन में। इसमें 7 सही हो जाएगा। 192 में आओ। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के द्वारा संगठित किसी समिति में कम से कम कितनी महिला सदस्य होनी चाहिए? बताइए भाई। कम से कम कितनी महिला सदस्य होनी चाहिए? ये पूछा है आपसे। 1 होनी चाहिए। देखो, कोई जब समिति बनाई जाती है, जैसे मैं बात करूँ धारा 29 की, ठीक है? धारा 29 में अगर समिति बन रही है, धारा 29 के तहत समिति अगर बनेगी, तो जो उसमें सदस्य होंगे, वो होते हैं, 1 होता है सभापति और 7 होते हैं अन्य, यानी कि हो गए 8। 80 लिख दिया मैंने, हो गए 8। 8 कहाँ से हो गए? सॉरी, ये फिर गड़बड़ कर दिया। 6 होते हैं ना, तो टोटल हो जाएँगे यहाँ पे 7। ठीक? ये ठीक कर लो आप। अच्छा, टोटल 7 हो गए। तो इसमें कंडीशन ये होती है कि एक होता है महिला, एक होगी महिला, एक होगा एससी या एसटी का कैंडिडेट और एक होगा ओबीसी का कैंडिडेट। ठीक है? ये सदस्य होंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए। अब इसी में जरा एक बात और समझो। एक धारा है 42। क्या धारा है ये? 42 में क्या कहा गया है? 42 में कहा गया है न्याय पंचायतों की स्थापना। ठीक है? न्याय पंचायतों की स्थापना। अच्छा, न्याय पंचायतों की जब स्थापना होगी, तो मुझे बताओ इसमें टोटल सदस्य होंगे कितने? टोटल सदस्य होंगे 10 से लेकर 25 तक। यानी आपसे अगर पूछे कि मिनिमम सदस्य कितने होंगे न्याय पंचायतों में, तो 10। और अगर पूछे मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे, तो आप बताओगे 25। एक लगे हाथों और रिवीजन कर लो, रिवीजन और कर लो। एक उठा लो धारा 12। इसमें क्या है? इसमें है ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना है धारा 12 में। मुझे ज़रा ये बताओ कि अगर गाँव की आबादी 1000 है, तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 2000 है, तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी? निर्वाचित सदस्यों की, मैं निर्वाचित की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर 3000 आबादी है, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अगर आबादी 3000 से ज़्यादा है, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी? बताइए। अगर आबादी 1000 तक है, तो निर्वाचित सदस्य होंगे 9। 2000 तक है, तो निर्वाचित सदस्य ऐसी स्थिति में होंगे 11। 1000 से लेकर 2000, मतलब समझ रहे हो? 1001 से लेकर 2000 तक। फिर यहाँ पर 2001 से लेकर 3000, फिर यहाँ 3001 से ज़्यादा, ठीक है? तो बाकी आप मोटा-मोटा मैं बता रहा हूँ, आप समझदार हो। 3000 अगर आबादी है, तो फिर यहाँ पर निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? 13। 3000 से ज़्यादा है, तो फिर निर्वाचित सदस्य होंगे इसमें 15। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट है। हाँ, तो वापस आओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें महिला सदस्य पूछा है, तो 1 हो जाएगा। 193 में देखो, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम जो है 1947 की किस धारा में ग्राम सभा के गठन का हमें वर्णन मिलता है? क्या बता सकते हो? ग्राम सभा के गठन का वर्णन कहाँ मिलता है? देखो, 5 में है, 8 में है, 7 में है या फिर 3 में है? ग्राम कौन-सी है? धारा पूछ रहा है ना? 1947 की कौन-सी धारा है जो ग्राम सभा के गठन का वर्णन करती है? तो धारा 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है? मैं इसमें कुछ फैक्ट्स आपको बता दूँ ग्राम सभा से। ग्राम सभा से।
सबसे पहले तो 2 बातें मुझे बताओ। एक तो मुझे बताओ संविधान की स्थिति क्या है? और दूसरा मुझे बताओ अधिनियम 1947 की स्थिति क्या है? संविधान में मुझे ये बता दो कि संविधान में कौन-सा आर्टिकल है जो ग्राम सभा की बात करता है? आर्टिकल है 243 का ए। और मुझे बताओ अधिनियम 1947 में कौन-सा अध्याय है जो ग्राम सभा की बात करता है? ठीक है, मैंने परिभाषा नहीं पूछी है, मैं केवल और केवल अध्याय पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ बातें लिख रहा हूँ, इनके मुझे उत्तर बताना। मैंने लिखा ग्राम सभाओं की स्थापना और उसका संगठन। बताओ ये किस अध्याय में है? मैं धारा नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं पूछ रहा हूँ अध्याय। फिर मुझे दूसरी बात बताओ, ग्राम सभा के कृत्य और उसकी बैठकें। बताओ ये किस अध्याय में है? दोनों के मुझे अध्याय बताओ। तब तक मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न और लिखता हूँ। ग्राम सभा की परिभाषा। ग्राम सभा की परिभाषा कहाँ पर है? बताइए। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ग्राम पंचायत की परिभाषा। बताओ ये कहाँ पर है? फिर मैं आपसे पूछूँ, ग्राम की परिभाषा ये कहाँ पर है? तीनों में कन्फ्यूज़ मत होना। ग्राम सभा की कहाँ पे है? ग्राम पंचायत की कहाँ पे है? और केवल अगर आपसे ग्राम पूछ दिया जाए तो कहाँ पे है? इनके उत्तर आप खोजो, तब तक मैं कुछ और लिख देता हूँ। मैंने कहा मुझे बताओ ग्राम सभा की स्थापना। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे धारा, अधिनियम 1947 के तहत। मुझे बताओ कौन-सी धारा में है ग्राम सभा की स्थापना? मुझे बताओ ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने पीछे आपसे पूछा था ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य किस अध्याय में है? अब मेरा प्रश्न बदल गया है। ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य किस धारा में है? यहाँ पे बताओ। मुझे बताओ ग्राम सभा की किसी बैठक की गढ़पूर्ति, ये किस धारा में है? बताइए। एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूँ। मुझे बताओ जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत को किसी विषय पर सिफ़ारिश करती है। इसका वर्णन हमें ग्राम सभा ग्राम पंचायतों को सिफ़ारिश दे सकती हैं, इसका वर्णन हमें किस धारा में देखने को मिलता है बताइए? और एक और बता दो, ग्राम सभा के कृत्य, ये कृत्य कहाँ पर वर्णित है? इन कृत्यों में देखो ये पूरा टाइटल है, ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य और इसी के अंदर कृत्य दिए गए हैं, वो अगर आपसे अलग से पूछे कि ग्राम सभा के कृत्य कहाँ पर हैं? बैठकों को हटा दिया जाए, तब आप क्या बताओगे? इन सब के उत्तर मुझे बताइए। अब ज़रा देखो एक-एक करके उत्तर लेते हैं। 1947 के किस अध्याय में है ग्राम सभाओं की स्थापना और संगठन? क्या बताओगे आप? आप बताओगे 2 अध्याय नंबर 2। मैंने कहा मुझे बताओ किस अध्याय में है ग्राम सभा के कृत्य और बैठकें? आप बताओगे अध्याय नंबर है 3। अब यहाँ पे बताओ ग्राम सभा की परिभाषा, धारा बताओ। धारा कहाँ पे है? अधिनियम 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ग्राम सभा की परिभाषा कहाँ पे है? किस धारा में है? तो आप बताओगे 2 के जा में। सॉरी, ये पंचायत है, ये गड़बड़ हो गया। ग्राम सभा की परिभाषा कहाँ है? 2 के छा में है और यहाँ पर है 2 का जा। और ग्राम की परिभाषा कहाँ पर है? ये है 2 का ना। ठीक? तीनों धाराएँ याद रखो, कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल। 2 के छा में है ग्राम सभा, 2 के जा में है ग्राम पंचायत और 2 के ना में है ग्राम की परिभाषा। अब देखो नेक्स्ट, अधिनियम 1947 के तहत किस धारा में है ग्राम सभा की स्थापना? क्या बताओगे आप? ग्राम सभा की स्थापना है धारा नंबर 3 में। ठीक? ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? 11 का 1 में, सब क्लॉज़ 1। ग्राम सभा की किसी बैठक की गढ़पूर्ति कहाँ पर है? तो गढ़पूर्ति का वर्णन है 11 के 2 में। वहीं ग्राम सभा ग्राम पंचायतों को सिफारिश करती हैं किसी विषय पर, उसका वर्णन कहाँ पर है? 11 के 3 में। ये सीक्वेंस है, याद रखिएगा। और ग्राम सभा के कृत्य अगर केवल आपसे पूछे जाएँ, देखो इसमें और इसमें अंतर देखना, यहाँ बैठकें और कृत्य दोनों हैं, लेकिन इसी में आगे दिया गया है 11 का 5। इसमें है ग्राम सभा के केवल कृत्य और कुछ कृत्यों का वहाँ वर्णन भी किया गया है, तो आप उनको पढ़िए जाके, ठीक है? हाँ, तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। 193 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा का गठन कहाँ पर है? धारा है 3, ठीक है? नेक्स्ट देखो 194, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा नंबर 10 के अनुसार ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत के कार्यकरण उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान कौन करता है? राज्य सरकार करती है। धारा 10 में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है कई बार आपको, ठीक है? ये राज्य सरकार का अधिकार होता है कि ग्राम सभा अगर स्थापित हो रही है या ग्राम पंचायत कोई कार्यकरण कर रहा है,
तो उनकी उस कार्यकरण में कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार का ही निर्णय अंतिम होता है। 195 देखो, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा की बैठकों का वर्णन है? अभी-अभी मैंने आपको बताया था पीछे, क्या बताया था? ग्राम सभा की बैठकें, है ना? 12 है, 11 है, 14 का है या फिर 16 का खा है। तो ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य मैंने आपको बताया था 11, है ना? तो यही सही हो जाएगा। 11 का फर्स्ट मैंने बताया था ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य के बारे में। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल मोटा-मोटा आपसे आइडिया पूछा जा रहा है, तो केवल 11 हो जाएगा आपका सही उत्तर। अच्छा, ग्राम सभा की बैठकें और ग्राम पंचायतों की बैठकें, यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ मत होना, मैं कुछ बातें लिख के देता हूँ। जैसे एक अध्याय है, अध्याय नंबर 3, क्या है इसमें? इसमें वर्णन है ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य, बैठकें और कृत्य, ठीक? ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य अगर पूछा जाए ये किस धारा में है, तो धारा बताओगे 11 जैसा प्रश्न में पूछा गया था अभी। बैठकें होती कितनी हैं? बैठकें होती हैं 2, कब-कब होती हैं? रबी की फसल और खरीफ की फसल के दौरान, है ना? यहाँ तक तो ठीक है। एक क्वेश्चन ये अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ, सदस्यों की अगर टोटल संख्या की संख्या का 1/5 भाग मांग करें, क्या मांग करें? कि बैठक बुलवाओ, बैठक बुलवाओ, तो प्रधान का दायित्व होगा कि ये 30 दिन के अंदर-अंदर 30 डेज़ के भीतर बैठक बुलवा लेगा, है ना? बुलवाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अगर माँग कर दें 1/5 सदस्य की प्रधान से कि भाई बैठक बुलवाइए, बैठक क्यों नहीं बुलवा रहे? तो फिर इसका कर्तव्य होगा कि वो 30 दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलवाए। अगर ये बैठक नहीं बुलवाता है तो फिर प्राधिकारी को सूचना दी जाएगी, ऐसी स्थिति में, ठीक है? एक क्वेश्चन मुझे और बताओ, ग्राम सभा की गण पूर्ति होती कितनी है? बैठक की गण पूर्ति कितनी होती है? टोटल मेंबर्स का 1/5 भाग। टोटल मेंबर्स का 1/5 सदस्य अगर उपस्थित हैं तो ग्राम सभा की बैठकें हो जाएँगी। और ग्राम सभा की गणपूर्ति के बारे में कहाँ वर्णन है? ग्राम सभा की गणपूर्ति के बारे में है 11 का 2, ठीक है? अब ज़रा ग्राम पंचायत के बारे में देख लो। ग्राम पंचायत की बैठकें। ग्राम पंचायत की बैठकें कौन-सा धारा है? धारा है 12 का खा, याद रखिएगा इसको, 12 का खा, ठीक है? प्रत्येक मास कितनी बैठक होंगी? 1 बैठक। दूसरी बात, 2 लगातार अगर बैठकें होनी हैं, बैठकों के लिए उनमें अंतर कितना होगा 2 लगातार बैठकों के बीच में? तो 2 मास का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 मास का भी नहीं होना चाहिए, खासा ध्यान रखा जाएगा, 2 मास का अंतर ना हो और बैठक हो जाए अगली बैठक, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। 196 में देखो, उत्तर प्रदेश में कितने सदस्यों की माँग पर प्रधान असाधारण बैठक बुला सकता है? तो टोटल 1/5 मैंने अभी आपको बताया। पंचायतों द्वारा कर लगाने उन्हें वसूल करने की शक्तियाँ कहाँ पर हैं? हाई टैक्स, एच, 243 का एच। इस तरह के क्वेश्चन्स अब आपको रटे होंगे आई होप। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आई है और वाई है ना? नगर पालिका की बात करें तो वाई है और यहाँ पर आई है। पंचायतों में, पंचायत की आय के प्रमुख स्रोतों में कौन शामिल नहीं होता है? क्या बता सकते हो आप? स्रोतों में कौन शामिल नहीं होता है? पशु, वाहनों पर कर तो लगाया जाता है, ये मेलों पर कर भी लगाया जाता है, रजिस्ट्रीकरण में भी फीस लगाई जाती है, जीएसटी और आयकर ये नहीं होता है। अच्छा, यहाँ से आप एक बात मुझे बताओ, चूँकि आय की बात आ रही है, मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में जो वित्त आयोग बना है, उसके अध्यक्ष मुझे रिवीज़न करवा दो, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। आर्टिकल 243 का आई और वाई, ये राज्य वित्त आयोग है। तो मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, आप देखिए क्या आपको याद हैं ये सारे? पहला आप मेरे साथ-साथ बोलिए, कौन है? भालचंद्र शुक्ल, ठीक है? भालचंद्र शुक्ला। दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं टी.एन. धर। तीसरे कौन हैं? सॉरी, ए.के. नहीं है, ए.के. गुप्ता तो चौथे हैं। भाल हैं, वाई हैं, बी.वाई.एस. एस.ए.टी. रिजवी, एस.ए.टी. रिजवी। रट लीजिए ये सारे के सारे नाम। चौथे कौन हैं? ए.के. गुप्ता, ए.के. गुप्ता, ठीक है? और पाँचवें कौन हैं? पाँचवें हैं अभी आनंद मिश्रा, आनंद मिश्रा। ये 5 के पाँचों रटिए, याद करिए। वापस आइए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 200 देखो। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। इस पुनर्विलोकन में कौन शामिल है? बताइए।
राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों, शुल्कों, पथ करों, फीसों आदि के पंचायतों के बीच वितरण एवं विभाजन, ठीक है। राज्य की संचित निधि में पंचायतों के लिए अनुदान सहायता, ये भी सही है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय, ये सारे के सारे सही हैं। डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे टॉप 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए यहाँ से ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है? तो नेक्स्ट सेट में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।